अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज में आपको खुश आमदीद। हमारा जो अब लेक्चर है ये इंग्लिश से रिलेटेड है। सीएसएस इंग्लिश कंपोजिशन का जो पेपर है उसमें किस तरीके से मार्क्स की डिवीजन की गई है, इस चीज़ को इंशाल्लाह हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मार्क्स की डिवीजन जिस हिसाब से की गई है उसमें पेपर पैटर्न के हिसाब से सबसे ज़्यादा पोर्शन किस हिस्से का है। मेरे नज़दीक इस पेपर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो पहला पार्ट होगा आपका वो वोकैबुलरी का होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा इसमें वो ग्रामर के लिए होगा, और जो हमारे पास तीसरा पार्ट होगा वो प्रेसी कम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल होगा। इसका मतलब है इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर के 100 नंबर में से हम उसको अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो किस तरतीब से क्वेश्चन की डिवीज़न करता है पेपर बनाते हुए, ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी है। हमें इसके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी पेपर तैयार करने के लिए बैठते हैं सीएसएस के एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको सबसे पहले उसके करिकुलम का पता होना चाहिए। आपको सिलेबस के अलावा, सिलेबस और पास पेपर सबके पास होते हैं और सब जानते होते हैं कि इतने नंबर का हमारा पेपर आएगा और उसमें से ये सिलेबस उसने दिया हुआ है, इस हिसाब से आएगा। लेकिन लोग एक तो करिकुलम के ऊपर काम नहीं करते और दूसरा लोग मार्क्स की डिवीज़न को नहीं देखते कि किस हिसाब से मार्क्स की डिवीज़न की जाती है, किन एरियाज़ को वो ज़्यादा टच करता है और किन एरियाज़ को वो कम लेता है। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे हर सब्जेक्ट के करिकुलम पे एक वीडियो ज़रूर मिलेगी और उसमें आपको बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट को आपने किस तरीके से तैयार करना है। इसके बाद हम जो हमने पीछे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया इंग्लिश के पोर्शन को या इंग्लिश के सिलेबस को, उसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें किस तरीके से पेपर्स में आती हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीएसएस में कोई भी पेपर है तो उसमें 80% आपको सब्जेक्टिव दिया जाता है और 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव के दिए जाते हैं। तो हमारा इस तरह पूरा पेपर जो है वो 100 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास वो वोकैबुलरी है। मैंने इस हिस्से को इस पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इसका जो पहला हिस्सा है यानी कि वोकैबुलरी, उसमें 35 मार्क्स जो है वो दिए गए हैं इस पोर्शन को। इसके अलावा जो इसका सेकंड पार्ट है उसको 15 मार्क्स दिए गए हैं, और जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको उसकी वेटेज 50% बनती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये तीनों पार्ट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। अगर आपका एक पार्ट अच्छा होगा तो आप दूसरे को बखूबी कर सकते हैं, और अगर आपके दोनों पार्ट अच्छे होंगे तो आपका थर्ड पार्ट तो बहुत ही अच्छा जाएगा और आपको पेपर पास करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें से अगर आपका एक पोर्शन भी वीक है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास इस तरह हो कि आपकी वोकैबुलरी सही नहीं है, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तो इट मीन्स आप प्रेसी कम्प्रीहेंशन ट्रांसलेशन के पोर्शन में इंतहाई वीक होंगे। और अगर आपकी ग्रामर सही नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रेसी कम्प्रीहेंशन में भी प्रॉब्लम होगी, और सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम होगी वो आपको इंग्लिश एसे के पेपर में होगी। एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको ख़ुद आप नोट करेंगे, इस बात को मानेंगे भी, कि इंग्लिश के पेपर को देखें तो यहाँ पे कुछ हिस्सा ऑब्जेक्टिव टाइप है। आप वोकैबुलरी को समझ लें, ये तो एक ऐसा हिस्सा है कि एक वोकैबुलरी टाइप है। ग्रामर जो है उसको देख लें, वो 15 मार्क्स की आएगी आपको। प्रेसी कम्प्रीहेंशन जो है यहाँ पे आपका आके ग्रामर का टेस्ट होता है। लेकिन एक पेपर हमारे सीएसएस में एक ऐसा पेपर भी है, एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसमें आपकी 100% जो है वो ग्रामर का काम होता है। आपकी ग्रामर, आपकी टेक्निक्स, आपका जो आप यूँ समझ लें कि ऐसे से रिलेटेड आपकी जो ग्रिप होगी वो उसमें चेक होगा, आपका नॉलेज चेक होगा, उसमें आपका एक्सप्रेशन चेक होगा। तो आपने अगर ऐसे की भी तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको इंग्लिश की बेसिक्स के ऊपर काम करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आगे बढ़ते हैं।
हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पहला पार्ट है इंग्लिश के सिलेबस को जो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको हम किस तरीके से देखते हैं। इसमें पहला पार्ट हमारे पास आपको पता वोकैबलरी है, तो वोकैबलरी में हमारे पास जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 2 हैं। एक तो हमारे पास सिनोनिम्स हैं और उसके बाद हमारे पास एंटोनिम्स हैं। आप जब पेपर देने के लिए जाते हैं, वेरी फर्स्ट डे आपका इंग्लिश का पेपर होता है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पोर्शन दिया जाता है जिसके लिए 30 मिनट होते हैं और आप 30 मिनट में आपने 20 सवाल करने होते हैं। उसमें आपको वो 10 सिनोनिम्स देता है और 10 एंटोनिम देता है। इस तरह ये 20 नंबर का पोर्शन बनता है और ये MCQs बेस्ड पेपर होता है। जब आप ये पेपर कर लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर भी आपको दे दिया जाता है। आप फिर सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन हम अभी पेपर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं कि उसने सिलेबस को डिवाइड कैसे किया हुआ है, सिलेबस में से उसने मार्क्स को डिवाइड किस तरह किया हुआ है, किस तरीके से वो आपका पेपर लेता है। अगर जब आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है कि आपने सब्जेक्टिव पेपर करना है। जब आप उसको देखते हैं, सबसे पहले तो ऊपर आपको प्रेसी कंप्रीहेंशन वगैरह मिलेंगी, लेकिन उसके बाद आपके पास 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स भी आए होते हैं। आपने इनके सेंटेंसेस बनाने होते हैं, आपको 7 दिए जाते हैं और आपने उसमें से 5 के पेयर ऑफ वर्ड्स उसको बना के देने होते हैं। और इसके साथ ही आपको 5 नंबर के ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो भी दिए जाते हैं आपको, और आपने 7 या 8 में से 5 ये भी करने होते हैं। इसके 5 नंबर हैं, ये 30 नंबर हमारे पास आ गए हैं। इसके बाद 5 नंबर और हैं ऐसे जो आपके सब्जेक्टिव पेपर में ही होते हैं, लेकिन हम उसको वोकैबुलरी पोर्शन में कंसिडर करेंगे। यानी कि आपके पास एनालॉजीज़ होता है, आपको 4 वर्ड्स दिए जाते हैं, यानी कि आपको इस तरह दिया जाता है कि 2 वर्ड्स हैं, उनका आपस में लिंक है, और आगे फिर दोबारा 2 वर्ड्स दिए जाएंगे, उनका आपस में लिंक होगा। तो आपने ये पेयर बनाना होता है, या एनालॉजीज इसको बोल सकते हैं आप, या ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं इसको। ये 5 नंबर की होती है, लेकिन ये ज़्यादातर पेपर में नहीं आई, ठीक है। तो इसलिए इसकी जगह वो समटाइम प्रपोजिशंस भी पेपर में दे देता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन को भी वैसे तो ग्रामर का पार्ट समझना चाहिए हमें, लेकिन क्योंकि वो इसको यहाँ पर एनालॉजीज़ की जगह दे रहा होता है सम टाइम पेपर्स में, तो हम इसको यहाँ पर ग्रामर के पोर्शन से की बजाय हम इसको वोकैबुलरी में ही लिख रहे हैं, ताकि आपको डिवीजन जो है आपकी सही तरह से हो सके। आपकी फिर भी देख लें 35 मार्क्स की जो पोर्शन है वो आपका वोकैबुलरी का है, यानी कि वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन को अगर हम देखें तो इस पोर्शन में आपके पास ग्रामर जो है उसमें 5 नंबर की एरर्स आती हैं, यानी कि अब आपको कोई भी प्रपोजिशन में से भी एक एरर बना के दे सकता है। वो आपको नाउन या कोई भी प्रोनाउन या इसके अलावा एडजेक्टिव, बाकी कुछ भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से या किसी भी हिस्से में से वो आपको एक सेंटेंस देगा गलत, और आपने उसको ठीक करना होगा। ये टोटल कभी कभार 8 होते हैं, कभी 10 होते हैं, उसमें से आपने 5 करने होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंशाल्लाह हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको प्रॉपर इंग्लिश एरर्स इंशाल्लाह 4 से 5 हज़ार जो एरर्स हैं उनकी एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे उसके लेक्चर्स दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री। और आपको जो है वो उसके बाद आपके जो मतलब आपकी जो तैयारी होगी उसमें आपको ख़ुद महसूस होगा कि इस तरह का मटेरियल आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा। ये लेक्चर नॉर्मली उन लोगों के लिए ही हैं जो लोग या तो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो लोग ख़ुद से तैयारी करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए होगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द अब इस लेक्चर के बाद ये जो एक ओवरव्यू दिया जा रहा है आपको, इसके बाद आपके प्रॉपर इंग्लिश के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें डेली बेसिस पे ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स भी अपलोड किए जाएंगे, उनके भी लेक्चर होंगे, और साथ साथ ग्रामर के पोर्शन को भी टच किया जाएगा। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो 5 नंबर की हमारे पास एक्टिव, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इंडायरेक्ट आते हैं। अब तक 2020 अभी 2021 है, अगर हम देखें थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2000 से लेकर 2021 तक कम से कम 19 से 20 साल उसने पेपर में 5 नंबर के डायरेक्ट इंडायरेक्ट दिए हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस आज तक सिर्फ एक मरतबा आया है, और एक मरतबा सच ऐसा भी हुआ है कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी नहीं उसने दिया, उसने कुछ और चीज़ उठा के दे दी। तो आई गेस 18 से 19 साल उसने डायरेक्ट इंडायरेक्ट दिए हैं पेपर में, यानी कि वो लगातार देता रहा है। और एक्टिव पैसिव वॉइस सिर्फ एक मरतबा आया है। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि आपके लिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट
नरेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, या आपको कैसे बाकी जगहों पर भी, बाकी पेपर में भी आपको जाके रोल, आपके लिए रोल प्ले करेगी। आपकी जो इंग्लिश है उसमें भी इसका बहुत किरदार होता है, तो इसको आपने डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है और इसको साथ साथ लेके चलना है। इसके अलावा हम आगे जाएँ तो 5 नंबर की हमारे पास पंक्चुएशन है, इसने एडिशन किया है। ये 5 नंबर की जो है वो पंक्चुएशन देता है आपको, एक पैराग्राफ दे देगा, आपने उसको सॉल्व करके उनको देना होता है ताकि वो चेक कर सकें कि आपको पंक्चुएशन का जो पोर्शन अब आपको आता भी है कि नहीं। इसको कैसे प्रैक्टिस करना है इससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह एक मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा, और आपको ये जो क्लासेस दी जाएंगी, आप लोगों को फ्री लेक्चर्स दिए जाएंगे, उसमें भी इस चीज़ को इंशाल्लाह ज़रूर बताया जाएगा। इसके बाद हमारे पास तीसरा पार्ट आ जाता है जो कि है प्रेसी कम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल। यहाँ पे एक ये एरर है, ये आप ठीक कर लीजिएगा। प्रेसी 20 मार्क्स की है, ट्रांसलेशन 10 मार्क्स की है, और कम्प्रीहेंशन भी आपके पास यहाँ पे 20 मार्क्स की होगी, यानी कि प्रेसी और कम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स की होती है, ट्रांसलेशन 10 मार्क्स की है। लेकिन सम टाइम वो डिवीजन्स इनकी चेंज भी कर देता होता है, वो 15-15 कर सकता है, 20 की ट्रांसलेशन भी कर सकता है, या वो 15 की ट्रांसलेशन भी कर सकता है। ये इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको ट्रांसलेशन 20 की ही लिख दी। तो लेकिन ये 20 की तो कभी भी नहीं देगा, वो 15 या 10 की देगा आपको, तो ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन ये जो पार्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, ग्रामर और आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी, तो तभी आप इसमें भी नंबर ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम पहले प्रेसी कर लें तो हमारे लिए आसान हो जाता है, लेकिन एक तरीकाकार होता है पेपर को करने का। पेपर को करने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को पेपर में जाके किया जाए जो आपको आते होते हैं, या आपके लिए वो ऐसे हैं कि जिनको आपको करने से बड़ी जल्दी आपका जो है वो पेपर सॉल्व हो सकता है। यानी कि आप पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी का जो पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन है, इनको सबसे पहले हिट करना चाहिए पेपर में। सबसे पहले इनको करें आप। जब छोटे छोटे मार्क्स की चीज़ों को आप कर लेते हैं, आपको एक हौसला भी मिलता है, ना कि आप बैठ के 1 घंटे के लिए प्रसी करने के लिए बैठ जाएं और करने लग जाएं। मेरी एक दफ़ा एक टीचर से मुलाकात हुई जिन्होंने सीएसएस के पेपर्स तकरीबन 12-13 साल चेक किए इंग्लिश के। वो मुझे बताते थे कि जब मैं प्रेसी चेक करता था, सिर्फ मैं क्रॉस लगाता था, क्योंकि लोगों को प्रेसी आती नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। वो ऐसे कभी यही कहते थे कि अगर मुझे 100 पेपर का अगर बंडल मिलता है, या 70-80 का बंडल मिलता था, तो उसमें से मेरे पास काम के पेपर सिर्फ 5-7-10 आते थे। इसके अलावा बाकी पेपर्स को तो मैं क्रॉस लगा के आगे चला जाता था, बस ऐसे ही। या अगर इन चीज़ों को भी मैं देखता था तो उसमें प्रेसी जो है वो इंतहाई वीक पोर्शन होता था, लोगों को प्रेसी करना ही नहीं आती। याद रखिएगा, प्रेसी जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो कि आपको तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रेसी एक आर्ट है, प्रैक्टिस करने से आएगा, ये कोई आपको नहीं सिखा सकता। अगर आप इसको करेंगे और उसके बाद इसको एवेलुएशन करवाएंगे तो तभी आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको ये कभी भी नहीं आएगी। इवन कम्प्रीहेंशन ट्रांसलेशन का भी यही सिस्टम है, और इनके लिए आपके पास अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आपको आने चाहिए, आपको जो है वो चीज़ों को प्रिसाइज़ करना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस पोर्शन को आप नहीं करते तो मेरे ख़्याल से आपके पास जो इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश का जो पेपर है, उसमें 50 में से 40 नंबर लेना आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, जो हमारे पास वोकैबुलरी का पोर्शन है उसको अगर देखा जाए, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर आपकी प्रेसी कम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस आप 5-6 महीने लगातार करते हैं, एवेलुएशन करवाते हैं किसी टीचर से, तो प्रेसी कम्प्रीहेंशन में से अगर आप एक अच्छा पोर्शन ले लेते हैं मार्क्स का, एक अच्छा वेटेज आपका आ जाता है, और साथ में आप उस 50 नंबर में से जो ग्रामर और वोकैबुलरी पे है उसमें से आप अच्छे नंबर ले लेते हैं, तो इट मीन्स आप 60+ या 50+ पे जा सकते हैं। लेकिन अब तक ऐसा देखने में बहुत कम आ रहा है, स्टूडेंट्स की इस तरफ तवज्जो नहीं है, लोग वोकैबुलरी की तरफ नहीं काम करते, जिसकी वजह से उनके जब मार्क्स आते हैं तो वो 40 बड़ी मुश्किल से आए होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको इसके ऊपर काम करना होगा इंशाल्लाह। हम ब्राइट स्पार्क CSS एकेडमी आपको ये प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगी कि हमारी जो टीचर हैं मैडम हलीमा सादिया, जो कि इस लेक्चर के बाद वही लेक्चर डिलीवर करेंगी इंग्लिश से रिलेटेड, तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही हैं। उनकी एक स्पेसिफिक फ़ीस है जिसमें वो मंथली 10-12 प्रेसेस चेक करती हैं, जिसमें कुछ प्रेसी के अलावा कम्प्रीहेंशन ट्रांसलेशन भी होती है, और बहुत ही कम फ़ीस के साथ कर रही हैं। तो आपको जो है वो उस सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ग्रामर और वोकैबुलरी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनके लेक्चर्स होंगे यहाँ पर, उनको आप फॉलो करें और उनको याद करें। आप उनके टेस्ट भी आप दे सकते हैं बाद में। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपने अपने वोकैबुलरी, ग्रामर और ये जो तीसरा पार्ट है आपका जो सब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इसके ऊपर आपने ज़्यादा काम करना है। साथ साथ लोग 11 सब्जेक्ट को, 10 सब्जेक्ट को स्पेशली बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन इंग्लिश और एसे को टाइम नहीं देते। लेकिन मेरे नज़दीक, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप CSS करना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश, ऐसे और करंट अफेयर के ऊपर ज़्यादा टाइम दें, इनको आप डेली टाइम दें। आपका पेपर अगर
5 महीने के बाद है, 6 महीने के बाद है, तो आपने फिर भी डेली टाइम देना है इनको, चाहे आधा घंटा दें लेकिन दें ज़रूर। अगर इसमें आपके गैप नहीं आएगा, इनके ऊपर ज़्यादा मेहनत आप कर लेंगे, बेस बना लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह कल को कामयाबी मिलेगी, आपके बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। जो लोग कहते हैं कि सम टाइम ऑप्शनल में हम फेल हो गए या कोई हो गया, खुदा ना खासा कोई हार्ड लक हो जाए तो एक अलग बात है, वरना अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा है, अगर आपको चीज़ों का पता है, आपको ये पता है कि हमने करंट अफेयर्स को की चीज़ों को किस तरीके से हर पेपर के अंदर यूटिलाइज़ करना है, तो आप कभी भी पेपर में फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और उसके मुताबिक ही अपनी तैयारी को प्लान करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब सीएसएस के पेपर्स को हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो हमारे पास वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी का पोर्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने पहले ही बताया कि इसके 35 मार्क्स हैं। 35 मार्क्स लेना आसान भी है और मुश्किल भी है। अगर आप 1971 से लेके अब तक जितने भी ईडियम्स आपने देखा है सीएसएस के पेपर्स में आए हैं और पेयर ऑफ वर्ड्स आए हैं, आप उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ईजी सेंटेंसेस में कर लें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और ये किस तरह किया जा सकता है? अगर आपसे नहीं होता तो हमारे चैनल पे इस पे इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स के ईडियम्स पेयर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, मैडम लेक्चर देंगी, उसके उसमें वर्ड जो होगा उसकी मीनिंग भी आपको बताई जाएगी और साथ में आपको एक आसान सा सेंटेंस भी उसमें लिख के दिया जाएगा, एक्सप्लेन भी किया जाएगा। अगर फिर भी आपको वो सेंटेंस मुश्किल लगता है तो मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। कोई भी वर्ड है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि अबव बोर्ड, ठीक है, ऑल इन ऑल, आप इस वर्ड को गूगल पे लिखें और इसके बारे में लिख दें, इसके आगे लिख दें गूगल पे इन सेंटेंस। गूगल पे इस सेंटेंस, इसके बारे में जो सेंटेंसेस होंगे ऑल इन ऑल के या अबव बोर्ड के, ठीक है, या बीट अबाउट द बुश, इसके बारे में जितने भी सेंटेंस पढ़े हुए होंगे वो सेंटेंसेस आपके पास आ जाएंगे। उनमें से कोई आसान सा सेंटेंस लें आप, और बिल्कुल जो आसान सा हो, आपको याद भी रहे, और उसके बाद आप उसको लिख लें, अपने नोट्स बना लें और उनको रट्टा लगाएं आप। ये चीज़ रट्टा ही है, लेकिन बात यह है कि रट्टे के साथ आपने वर्ड के मीनिंग को या वर्ड को आपने समझना है, याद करना है, लेकिन आपने इसको डेली यूजेज में जब तक नहीं लेके आना तो आप कभी भी इसको अच्छे तरीके से ना तो याद रख पाएंगे और ना ही आपके इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी। इंग्लिश को इंप्रूव करने का तरीकाकार यही है कि जो आप वोकैबुलरी याद करेंगे और जो आप ये ईडियम्स पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह यूज़ करेंगे, ये अपनी डेली जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है उसके अंदर लेकर आएँ इसको। लोग क्यों सीएसएस में फेल होते हैं? लोग, उनको बड़ा कुछ आता होता है, टाइम मैनेजमेंट भी आ जाती है, लेकिन उनको इंग्लिश सही तरह से लिखनी नहीं आती होती। अगर आप इंग्लिश को सही तरह से उसके ऊपर ग्रिप लेना चाहते हैं तो आप डेली का एक पेज लिखना शुरू करें, चाहे आप गलत लिखें, लेकिन अपनी हैबिट बनाएं, अपने अंदर से एक डर खौफ ख़त्म करें कि आप जो नहीं लिख पाते वो लिखें। और ये वोकैबुलरी जो आप याद करेंगे इसी को ही आपने डेली अपने यूजेज के अंदर लेकर आना है। आप पेयर ऑफ वर्ड्स को यूज़ करेंगे अपनी इंग्लिश, डेली इंग्लिश में ईडियम्स को यूज़ करेंगे, आपकी राइटिंग के अंदर बहुत निखार आएगा, ठीक है, आपकी राइटिंग जो है उसके अंदर एक ब्यूटी आएगी, और वो चीज़ लेके आना सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए एक्सप्रेशन जो है इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे होगा? वो वोकैबुलरी के थ्रू ही होगा। ग्रामर फिर भी आ जाती है, ग्रामर बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं। जो एक अच्छा मैच्योर स्टूडेंट होता है वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से कवर कर लेता है ग्रामर को, लेकिन उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स फिर भी ऐसे हैं जो ग्रामर को सही तरह से यूज़ नहीं करते। अगर आप बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं इंग्लिश में तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप सही लिख रहे हैं तो आपको वो फेल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपने अपने एक्सप्रेशन को ज़रूर इंप्रूव करना है। वोकैबुलरी का जो पोर्शन है आपको मैंने बताया है, कंपोजिशन का जो पेपर है मेनली वोकैबुलरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस कर रहा है, क्योंकि आपको पता है इसके 35 मार्क्स होते हैं। और वोकैबुलरी जो है, आपको इस बात का ये भी पता है कि जो कंपोजिशन है ये डिपेंड करती है वोकैबुलरी के ऊपर, ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी लैंग्वेज का। तो इसको अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप बोल नहीं सकते। उर्दू है, उर्दू के वर्ड्स का आपको नहीं पता तो आप सही तरह से नहीं बोल पाएंगे। ये तो हमारी लैंग्वेज है, हमारी जो है वो पाकिस्तान की ज़ुबान है, कौमी ज़ुबान है, इसलिए हम लोग बड़ी आसानी से बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे, आपने किसी से बात करनी है, आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होंगे तो आप बात किस तरीके से करेंगे? फिर आप उसको इशारों से ही समझा सकते हैं। सो नॉलेज जो होता है, ठीक है, उसको आपने अगर आगे कहीं पे देना है, या आपने अगर उसको आगे आप पेपर के अंदर, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें, अगर आपने उसको कोई चीज़ अपनी समझानी है तो आपको प्रेजेंट ही करना है। उसके लिए आपके पास वोकैबुलरी के अच्छे वर्ड्स होना ज़रूरी है, आपका अच्छा एक्सप्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि जो प्रेसी कम्प्रीहेंशन ट्रांसलेशन का मैंने बताया है, वहाँ पे आपके जो वर्ड्स हैं वो अपने होने चाहिए। आपका एक जो आपने वर्ड्स वहाँ पे यूज़ करने हैं उनके अंदर जो है वो एक वाकई ही पावर होनी चाहिए कि आपके वर्ड्स अट्रैक्ट करें। सपोज़ आप अगर ऐसे की भी बात करें तो ऐसे की आउटलाइन बनाते हुए आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, ऐसी वोकैबुलरी होनी चाहिए कि आप जब उसको लिखें तो आपको पता चल जाए कि यार वाकई मैंने अच्छा लिखा है। आपको कॉन्फिडेंट हो के आप पेपर दे कर आएँ, और जब वापस आएँ तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं जो लिख के आया वो बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे की एक आउटलाइन बना रहे हैं, वहाँ पे आप यूँ लिख रहे हैं कि
एब्सेंस ऑफ लीडरशिप, या पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, ठीक है, या आप कहते हैं कि लीडर ना होने की वजह से ऐसा है, तो आप इन बातों को इस तरह क्यों नहीं लिखते कि अनफैदमेबल लीडरशिप वैक्यूम। अनफैदमेबल लीडरशिप वैक्यूम का वर्ड आप यूज़ करें, आपका एक्सप्रेशन भी अच्छा होगा, उसको पता लगेगा इसकी वोकैबुलरी है, इसको पता है चीज़ों का। आप अगर लिख रहे हैं कि हमारे तो पॉलिटिशियंस काम नहीं करते, करप्ट हैं, ये और वो, सटरम लटरम पटरम, आप ये बातें लिखने के बजाय वहाँ पे लिखें एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल एंड प्लानिंग। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, उनकी विल नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे अंदर चेंज आए, तो इस वजह से ऐसा होता है। आप मतलब ऐसा एक्सप्रेशन उसको दें, ऐसी चीज़ें दें, बताएं उसको, यूनिक चीज़ें ला के दें उसको आउटलाइन के अंदर, अपने पॉइंट्स के अंदर, कि उसको पता चल जाए कि वाकई इसका एक्सप्रेशन भी अच्छा है, इसको चीज़ों का नॉलेज भी है, इसको लिखना आता है, इसको प्रिसाइजली चीज़ों को डिस्क्राइब करना आता है। तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना होगा। अगर आप वोकैबुलरी के पोर्शन पे काम नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आप बाकी पोर्शन में से आसानी से 40 नंबर नहीं ले पाएंगे, कभी भी नहीं ले पाएंगे आप। सो इन चीज़ों के ऊपर आप काम करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वोकैबुलरी के जो पेपर में जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं वो पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ कि ईडियम जो और फ्रेजल वर्ब्स वगैरह जो होते हैं, उसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम जो होते हैं, उनके ऊपर आपका काम करना भी ज़रूरी है। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स भी आपको वहीं से ही आएगी, आपकी जब नो होगी, पेयर ऑफ वर्ड्स आपको आएंगे, तो तभी आप कुछ कर सकते हैं। अब ईडियम और फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। आपको ये भी पता है कि ईडियम्स जो हैं वो डिफरेंट वर्ड से मिलके बनते होते हैं, ठीक है, उनके जो मीनिंग जो होते हैं वो लिटरल नहीं होते एक्चुअली, ठीक है, और डिफरेंट आइडिया दे रहे होते हैं वो। और इनका इनका जो मेजर जो यूजेज है, मैंने आपको बताया है कि आपके अभी इंशाल्लाह लेक्चर शुरू होंगे जब इसके बाद, तो मैडम आपको इसमें सारा डिटेल में बताएंगी, आपको समझाएंगी कि ईडियम को किस तरीके से पहचाना जाता है, उसकी क्या निशानी होती है, कि आपको पता चल जाए कि ये फ्रेजल वर्ब है और ये ईडियम है। और उन ईडियम्स को याद रखने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो आपको मैडम खुद समझा देंगी उसमें, कि कोई ईडियम अगर बनता है किसी वर्ड से तो वो कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से उसकी रूट उनको आपको जो है ना वो बताई जाएंगी, और आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको अब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों से नहीं फिर भी कुछ समझ आएगी, उनको फिर रट्टा ही लगाना है, लेकिन फिर उसको यूजेज के अंदर लेकर आए तभी याद रहेगी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव हो और वोकैबुलरी हो, इनको आप डेली रिवीजन के ऊपर रखेंगे पिछले को, तो आप अगले को याद कर सकते हैं, वरना आपको पिछले ही बड़ा तंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने सपोज 100 ईडियम याद करनी है 10 दिन में, 5 दिन में, आप जब 11वें दिन करने के लिए बैठें तो पिछले कोई 2-3 दिन के रिवाइज़ कर लें, फिर जब 12वें दिन बैठें तो उससे अगले 2-3 दिन के रिवाइज़ कर लें, फिर अब 13वें दिन बैठें तो पिछले 2-3 दिन के रिवाइज़ कर लें। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो आप कामयाब हैं, और अगर नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। जो आपको वर्ड नहीं याद हो रहा, जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सर्कल कर लें, हाईलाइटर अपने पास रखें, ग्रीन हाईलाइटर अपने पास रख लें कि ये आपको ज़्यादा तंग कर रहा है। जो येलो है उसको इस चीज़ के लिए रख लें बेशक आप, कि ये जो है आपको आता है लेकिन उसका सेंटेंस नहीं आपको आ रहा है, या उसका मीनिंग कन्फ्यूज़ कर रहा है। इस तरीके से आपने अपने हिंट खुद बनाने होते हैं। स्टिकी नोट्स लगा लें साथ, या कोई ऐसा कोई टेक्निक लड़ाएं जिससे आपको चीज़ें जो हैं वो याद रह सकें, बार बार उसको रिवीजन के ऊपर रखें। अगर आप कोई चीज़ कर लेते हैं उसको सही तरह से भी नहीं करते, इसका मतलब है कि आपने खुद अपना नुकसान किया है। हम फ्रेजल वर्ब्स को देखें अगर, तो ये किस चीज़ से मिलके बनते हैं, इसमें प्रपोजिशन साथ होती है, या वर्ब होता है, या एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये आपको इसका भी अंदाज़ा है, आपने इसकी एग्जांपल्स भी देखी होंगी। मैं आप यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, भी बता देता हूँ कि क्या इसकी एग्जांपल है। ये आपके सामने एक वर्ड आ गया, ठीक है, आप इनको देखें वर्ड्स को और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा फ्रेजल वर्ब जो है वो क्या है, उसका भी आपको पता चल गया है, पीछे मैंने बताया भी है और आपने खुद भी देखे हुए हैं। ये कोई मैंने डिफरेंट नहीं डाले, बिल्कुल आसान आसान से आपको जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। सो आपको जो है अब ग्रामर के पोर्शन को कैसे तैयार करना है उसके बारे में बताया जाएगा। ग्रामर जो है, आपने ग्रामर की बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को लेके चलना होता है। अगर आप बेसिक से करेंगे चीज़ों को तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अगर आप हमारे चैनल के ज़रिए, हमारी यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस अपलोड होंगी, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से हम कम्प्लेक्स आइडियाज़ की तरफ लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह उससे आपको बहुत ही आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी अपने आप में। अदरवाइज़ अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो आपको मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ डिफरेंट मतलब जगहों पर अपने लेक्चर्स में, कि आप क्या कर सकते हैं, आप कोई मैट्रिक लेवल की, एफएससी लेवल की कोई बुक वगैरह ले लें, उसमें ग्रामर का पोर्शन दिया होता है, उसको करें आप। उसको जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप बिल्कुल बेसिक से जब स्टार्ट लेंगे तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ जाएँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको पता होना चाहिए, उसमें जो एरर्स आती हैं उनको साथ साथ थोड़ा थोड़ा करें। इंशाल्लाह मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा एरर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगी मेरे चैनल पे, और आपको उसके बारे में जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी, प्रॉपर आपको पढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वाइज, उसके अलावा क्लॉजेज में आगे जाके फर्दर हमने उसको किस तरह डिवाइड करना है,
जो डिफरेंट क्लॉजेज होती हैं, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज वगैरह, वो सारी आपको पढ़ाई जाएंगी, विद एग्जांपल्स पढ़ाई जाएंगी और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको उसके नोट्स वगैरह हर चीज़ दी जाएगी, ताकि आपको कोई चीज़ भूले ना और उनको यूज़ करना आपको अच्छे तरीके से आ जाए। इसके अलावा इंग्लिश में जो करेक्शंस होती हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो भी इंशाल्लाह उसके लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। और फिर इस पोर्शन को कवर कैसे करना, उसमें इसके लिए मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा बहुत जल्दी, आपको पता चलेगा कि फिर हम इसको किस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से जो प्रेसी है, कॉम्प्रीहेंशन है, ट्रांसलेशन है, अगर उनको भी करना है, अब जो हमारी एकेडमी पे जो हम जिस तरीक़ाकार से हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एक तरफ से ग्रामर का पोर्शन करवाते हैं और साथ में छोटी छोटी जो प्रेसेस होती हैं वहाँ से हम लोग स्टार्ट करवाते हैं। लाइक जो प्रेसेस जिसमें 100 वर्ड्स होते हैं, उसको प्रिसाइज़ कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी इंसान को जब बिल्कुल बेसिक से चीज़ें करवानी हैं तो ऑब्वियसली उसको प्रेसी भी मुश्किल नहीं देनी होती, उसको बिल्कुल आसान सी प्रेसी देनी होती है कि वो बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को करे और अपर लेवल तक जाए, वो एडवांस लेवल तक जाए वो। लेकिन अगर आप उसको कहेंगे पास पेपर की प्रेसिस कर लो और ये रूल रेगुलेशंस है, कल को प्रेसी करके ले आओ और हम आपका चेक कर लेंगे, ऐसे कभी भी किसी की प्रेसी ठीक नहीं होती। यही वो प्रॉब्लम है कि अकेडमीज़ में डिफरेंट जगहों के ऊपर जो लोग तैयारी करवा रहे हैं, अक्सर चैनल्स के ऊपर आप देखते हैं CSPs आपको कहते हैं कि फ़लाँ किताब ले लें, उसकी किताब में प्रेसिस है, वहाँ से आप कर लें। ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल बेसिक्स से करें, आप छोटी छोटी प्रेसेस को करें, BA लेवल की, ठीक है, आपको BSc लेवल की जो बुक्स में से, फंक्शनल इंग्लिश की बुक्स में से आपको जहाँ पे प्रेस कंप्रीहेंशन मिलती है, आप उन छोटी छोटी प्रेसेस को सबसे पहले करें और उनको चेक करवाएं। अगर वो आप अच्छी कर लेंगे तो उसके बाद अपने नंबर ऑफ़ वर्ड्स को बढ़ा दें। हमारी यही टेक्निक है, हम लोग इसी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग करवाते हैं तैयारी, कि पहले आपको 100 वर्ड्स, फिर उसके बाद 120 150 तक लेके जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक फ़ेज़ है जो कि हम उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर वाले लेवल पर लेके जाते हैं और देन पास पेपर की प्रेसी करवाई जाती हैं। यही ट्रांसलेशन प्रेसी में है और यही कॉम्प्रीहेंशन में होता है। इस तरीके से हम लोग करवाते हैं, क्योंकि अगर आप पास पेपर की प्रेसी पे लगा देंगे तो फिर जिस बंदे ने CSS करना वो फिर CSS नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। इन चीज़ों को आपने किस तरीके से करना है ये आपको बता दिया गया है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो वीडियो आती है उसको प्लीज़ लाइक किया करें, नीचे कमेंट किया करें। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आपको किसी चीज़ के बारे में कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, आप उसको अच्छे तरीके से कर सकें, तो एक ही सजेशन दूंगा मैं कि आप जो हमारा कमेंट बॉक्स होगा उसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ से रिलेटेड चाहिए या हमारा ये प्रॉब्लम है, इस पे भी एक वीडियो बना दें। या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको फ्री करंट अफेयर्स वगैरह के नोट्स भी मिलेंगे, जनरल नॉलेज के भी, और हमारा जनरल नॉलेज का भी सेशन चल रहा है, तो आप उसको भी सुने, उनको भी फॉलो करें। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें जब खुद बताएंगे तो आपको उसके मुताबिक चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी और इंशाल्लाह डिमांड पे आपको जो आप कहेंगे आपको यूट्यूब चैनल पे हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और ये वीडियो ख़त्म होते हुए ही आप सबसे पहले जो है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को और बाकी जो आपके सर्कल में CSS एस्पायरेंट्स हैं उनको भी ये भेजें। और अगर कोई अभी CSS की तैयारी शुरू करना चाह रहा है, मतलब अगर उसने अभी तैयारी शुरू नहीं की, तो उसको भी चाहिए कि वो इसको सुने और आगे तक फैलाए, ठीक है। और जो लोग पहले से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने छोटे बहन भाई या दोस्त या फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने अभी CSS की तैयारी करनी है उन तक ये वीडियो पहुंचा दे, ताकि उन लोगों को इस वीडियो को देख के फ़ायदा हो सके, उनको पैटर्न का पता चल जाए, उनको ये पता चल जाए कि अगर हमने CSS की फील्ड में आना है तो कल को हमें अपनी बेसिक्स के ऊपर काम करना होगा। अगर हम अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आज, तो कल को फिर CSS 4 महीने में भी हो सकता है और 6 में भी हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप साल डेढ़ दो में भी इसकी तैयारी अच्छी नहीं कर पाते। लेकिन लोग जो ये अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा, कोई कहता है कि मैंने CSS कर लिया और मेरा CSS जो है मैंने 4 महीने तैयारी करके किया, वो कैसे 4 महीने में कर सकता है? क्यों? क्योंकि उसने इन 3 सब्जेक्टों पर काम कर लिया होता है ऑलरेडी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। इंग्लिश, ऐसे, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस तरह के सब्जेक्ट उनको अच्छे से आते होते हैं। उन्होंने डेली न्यूज़पेपर को पढ़ना सीखा होता है, वो बहुत टाइम से करंट अफेयर्स को टच कर रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उनको पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। अब ये किस तरह के टॉपिक्स होते हैं, उसमें क्या क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से है, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही है, उसमें मैं पूरा करंट अफेयर के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आप वो भी लाजमी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।